कहते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए। आज की कहानी है एक ऐसे भाई की जो 6 साल बाद अपने घर लौट रहा था, लेकिन जो उसने घर पहुंचकर देखा उससे उसकी दुनिया हिल गई। नई दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक नदी के पास सुबह की धुंधली रोशनी में एक लंबा ट्रेंच कोट पहने शख्स धीरे धीरे जहाज से उतरा। उसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स था। उसका नाम था रुद्रा। लंबा कद, चौड़े कंधे, चेहरे पर एक फाइटर जैसा डिसिप्लिन। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो बिना बोले भी सामने वाले को डरा दे। तभी एक वीआईपी नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से खूबसूरत टाइट यूनिफॉर्म में एक लेडी निकली। उसका नाम ईरा था। वो तेजी से रुद्रा की तरफ बढ़ी और झुककर बोली, अल्फा कमांडर, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अल्फा कमांडर? आसपास खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। करोड़ों की लग्जरी कार चलाने वाली इतनी पावरफुल लेडी इस नौजवान के सामने क्यों झुकी हुई थी? आखिर कौन था ये आदमी? रुद्रा ने भीड़ को इग्नोर किया और एक सिगरेट जला। धुएं का कश लेते हुए उसने पूछा, 6 साल ईरा, पूरे 6 साल हो गए मुझे प्राइम केयर यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। बताओ, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? ईरा ने सीधी खड़ी होकर रिपोर्ट दी, अल्फा कमांडर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। 6 साल पहले जिस लड़की के साथ आपके रिलेशन बने थे वो झा फैमिली की बड़ी बेटी कृति है, लेकिन जिसने आपको फंसाया था उस आदमी का पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। कृति झा? रुद्रा का हाथ हवा में रुक गया। कृति प्राइम केयर यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। रुद्रा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस रात जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी वो कृति होगी। 6 साल पहले रुद्रा प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का सबसे होनहार मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन एक शाम किसी ने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के केस में अंदर कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी उलट दी। वो एक ऐसे मुकदमे में फंसा जिसे उसने छुआ तक नहीं था। बदनामी, कोर्ट, जेल, सब ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने आगे जाके एक नया मोड़ लिया। जेल की अंधेरी दीवारों के बीच से ही एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने उसके भीतर के सोल्जर को पहचाना। अगले 5 साल रुद्रा ने हिमालय की बॉर्डर पर गोलियों की बारिश और मौत की परछाइयों के बीच गुजारे। और 6 महीने पहले वही साधारण सा लड़का हिमालय का अल्फा कमांडर बनकर लौटा। एक ऐसा कमांडर जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की सांस अटक जाती है। रुद्रा ने सिगरेट को मसलकर बुझा दिया और कहा, चलो पहले घर चलते हैं। मेरे पापा 2 साल पहले गुजर गए और मैं उनके साथ नहीं था। आज मेरी सौतेली माँ का 50वां बर्थडे है। मुझे नहीं पता मेरी प्यारी सी बहन आर्या अब कितनी बड़ी हो गई होगी। आर्या उसकी छोटी बहन जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती थी। 6 साल बाद वो उसे फिर से देखने वाला था। आधे घंटे बाद रुद्रा गोयंका हवेली के पिछले गेट पर पहुंचा। वो अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा शॉक उसे ही लगने वाला था। जैसे ही उसने पिछला दरवाजा धकेला, तभी पीछे से एक चीख आई। रुद्रा की सारी सेंसेस अलर्ट हो गई। वहां रूपा नाम की एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में बचे कूचे खाने की बाल्टी थी। चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थी। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स थे और वो तीनों डॉग हाउस की तरफ जा रहे थे। रूपा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, मिस, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है। आज का स्पेशल मेन्यू तैयार है। डॉग हाउस के अंदर एक लड़की बैठी थी, करीब 17-18 साल की, फटे पुराने कपड़ों में, बेहद कमजोर। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जैसे ही रुद्रा ने उसका चेहरा देखा, वो वहीं रुक गया। वो लड़की घुटनों के बल बैठी, हाथ जोड़े रो रही थी और बोली,
रूपा आंटी, प्लीज मत करो ये खाना बासी है, इसमें कीड़े पड़े हैं, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती क्योंकि मेरा भाई इतने सालों के बाद वापस आ रहा है। भाई? ये शब्द सुनते ही रुद्रा के पैर जम गए। ये लड़की जो डॉग हाउस में बंद थी, जिसे जूठन खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये उसकी प्यारी बहन आर्या थी। वो आर्या जो गोयंका फैमिली की लाडली थी। रुद्रा की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो रूपा के सामने आकर खड़ा हो गया। रूपा ने आखिरकार रुद्रा को पहचान लिया और हकलाते हुए बोली, तुम तो वो बलात्कारी हो? तुम जेल से कब छूटे? उसका चेहरा पल भर में ऐसे बदला जैसे उसने कोई भूत देख लिया। रुद्रा की असिस्टेंट ईरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अल्फा कमांडर का मजाक, वी कांट टॉलरेट दिस। और फिर एक जोरदार थप्पड़ रूपा के गाल पर पड़ा। रूपा फिर चीखी। इस बार उसके मुंह से कुछ दांत टूटकर गिर गए। बाहर हो रहे हंगामे को सुनकर आर्या ने अनजाने में अपनी आंखें खोलकर बाहर देखा। एक ही नजर में उसे कुछ दूर खड़ा रुद्रा दिखाई दिया। रुद्रा को देखते ही आर्या की आंखों में खुशी दिखाई दी और रूपा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चीखते हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों पकड़ो इस हरामजादे को। दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसी और किसी भूखे भेड़िए की तरह रुद्रा की ओर दौड़े। रुद्रा ने उसकी असिस्टेंट ईरा से कहा, ईरा, बस इन्हें जान से मत मारना। दोनों हट्टे कट्टे आदमी ये सुनकर तुरंत गुस्से से भड़क गए और बोले, बड़ा आया। उनकी रफ्तार और तेज हो गई। उन्होंने रुद्रा पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। आर्या को डर लगा। उसने घबराकर कहा, भैया बच के। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ईरा ने अपना हुनर दिखाया। उसने तेजी से उछलकर दोनों को किक मारी और दोनों आदमी पीछे की ओर गिर पड़े। रूपा के चेहरे पर छाया पागलपन एक पल में ही गहरे डर में बदल गया। रुद्रा ने नीचे जमीन पर पड़ी रूपा को घूरते हुए पूछा, बोल, किसके कहने पर तू मेरी बहन के साथ ऐसा जैसा बर्ताव कर रही थी? एक नौकरानी होकर तेरी इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती। रुद्रा की नजरों का सामना करते ही रूपा ने डर के मारे कहा, मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। उसने बिना रुके सब कुछ उगल दिया। तब जाकर रुद्रा को समझ आया कि उसकी बहन आर्या की ये हालत क्यों हुई थी। 2 साल पहले रुद्रा के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली मां चारुलता और उसके बेटे कुणाल ने गोयंका फैमिली की सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। आर्या का गोयंका फैमिली की प्रॉपर्टी पर पूरा हक था। गोयंका फैमिली की सारी दौलत हड़पने के लिए उस माँ बेटे की जोड़ी ने आर्या के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे कैद कर लिया और उसके साथ कुत्तों जैसा सलूक करने लगे। उसे हर दिन बचा हुआ खाना खिलाया जाता था, सिर्फ ये झूठा दिखावा करने के लिए कि वो बीमार और कमजोर है, ताकि वो कानूनी तौर पर गोयंका फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। ये सब सुनकर रुद्रा को बहुत गुस्सा आ गया। तभी उसके कान में खुशी से भरी एक आवाज आई। आर्या ने रोते हुए कहा, भैया आप आखिरकार वापस आ ही गए। आर्या ने अपने भाई को गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रुद्रा ने आर्या की पीठ थपथपाते हुए कहा, आर्या, अब सब ठीक है। अब तुम्हें कोई बुरा इंसान तंग नहीं करेगा। अब रोना बंद करो। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। ये देखकर रुद्रा का दिल दुख से भर गया। जैसे ही रात हुई, शहर के दूसरे कोने में बसा शांति निवास महल गोयंका फैमिली की शानदार पार्टी से जगमगा उठा। रुद्रा की मां मिसेस गोयंका का आज 50वां बर्थडे था और इस शानदार मौके में शहर के एक से बढ़कर एक नामी मेहमान अपनी हाजिरी लगाने चले आ रहे थे।
गोयनका फैमिली नोएडा शहर की एक मामूली सी फैमिली थी, लेकिन किस्मत तब पलटी जब गोयनका फैमिली के छोटे बेटे कुणाल ने बिजनेस में अपना दिमाग चलाया। फैमिली के हेड राजदीप गोयनका की मौत के बाद सिर्फ 2 सालों में उसने गोयनका फैमिली की प्रॉपर्टी डबल कर दी थी। इसके अलावा उसकी सगाई प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के 3 सबसे बड़े फैमिलीज में से एक जोशी फैमिली की बड़ी बेटी चित्रा जोशी से हो चुकी थी। इसी एक रिश्ते ने नोएडा शहर के पूरे अमीर तबके को उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। उस ग्रैंड हॉल के बीच में कुणाल खुद मेहमानों का स्वागत कर रहा था। तभी एक अनाउंसर की आवाज गूंजी। गुप्ता ग्रुप के जनरल सोलंकी अपनी वाइफ के साथ पहुंच चुके हैं। कुणाल ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, जनरल सोलंकी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। उसकी बातें भले ही पोलाइट थीं, लेकिन उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। लगातार अंदर आते मेहमानों को देखकर कुणाल की घमंडी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे अचानक अपने बड़े भाई रुद्रा की याद आ गई। कुणाल ने सोचा कि रुद्रा तो शायद अभी भी जेल में होगा। एक समय था जब वो हमेशा रुद्रा के पीछे छिपा रहता था, लेकिन अब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। एक बार वो अगर आर्या को रास्ते से हटवा दे तो वो खुद अकेला गोयनका फैमिली का वारिस बन सकता है। इसी बीच अनाउंसर ने फिर से अनाउंसमेंट की, और अभी स्वागत करते हैं गोयनका फैमिली के बड़े बेटे रुद्रा का, जो बर्थडे की बधाई देने यहाँ पहुंचे हैं। रुद्रा का नाम सुनते ही कुणाल के होश उड़ गए। वहां मौजूद कई मेहमान भी नाम सुनने के बाद चौंक गए। क्या गोयनका फैमिली का बड़ा बेटा रुद्रा वही मुजरिम था जिसने 6 साल पहले झा फैमिली की बड़ी बेटी कृति के साथ जबरदस्ती की थी? हॉल की रोशनी में रुद्रा का चेहरा सबके सामने आ गया। तुरंत ही कई लोग आपस में बातें करने लगे। एक मेहमान ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये तो सच में वही मुजरिम है जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के केस में अंदर था। ये यहाँ क्या कर रहा है? एक ने अपनी राय दी, शायद ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आया है। कई लोगों ने रुद्रा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कुणाल ने दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन कुछ ही पल में वो घबराहट एक तेज हंसी में बदल गई। वो तुरंत रुद्रा की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े भैया, यकीन नहीं हो रहा कि आप माँ के बर्थडे पे वापस आ गए। मानता हूँ उस वक्त आपने गलती की थी, लेकिन आखिर हम एक ही खून के भाई हैं। ये कहकर उसने रुद्रा को गले लगाने की कोशिश की। रुद्रा ने मन ही मन सोचा, कितना बड़ा मक्कार है, अपनी ही बहन को तकलीफ देने वाला कमीना, और अब मेरे साथ भाईचारे का नाटक कर रहा है। रुद्रा ने हल्के से अपने कदम पीछे हटाए और कहा, दूर रह मुझसे। क्या हालत कर रखी है तूने मेरी बहन की? गोयनका फैमिली की जायदाद को हड़पना चाहता है? कुणाल की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। कुणाल ने तुरंत आरोप लगाते हुए कहा, बड़े भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बहन आर्या की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा प्रॉपर्टी हड़पने का कोई इरादा नहीं है। रुद्रा की आवाज फिर से गूंजी, चुप हो जाओ। मैं आज यहां सिर्फ आर्या के लिए इंसाफ मांगने आया हूं। आज तुम्हें और तुम्हारी मां को मुझे सबक सिखाना ही होगा। रुद्रा के शब्दों से हर कोई चौंक गया। कई लोगों की नजरें शक के साथ कुणाल की ओर घूम गई। कुणाल ने सोचा कि अब इस बेकार बड़े भाई को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। कुणाल ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे आदमी की नजर वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब अगर तुम्हें पता भी चल गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रुद्रा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने शांत भाव से पूछा, सच में? अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ा। किसी के समझने से पहले ही वो कुणाल के सामने पहुंच चुका था। बिना किसी दिखावे के उसने फुर्ती से कुणाल का हाथ पकड़ लिया। कुणाल ने घबराते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ो मुझे। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा। हल्का सा दबाव डालते ही कुणाल की बांह टूटने की तेज आवाज हुई। फिर उसने ऊपर देखा
और शांत ठंडे स्वर में कहा, भाई होने के नाते मैं तुम्हारी सिर्फ एक बाह तोड़ रहा हूं। इसके बाद कुणाल की दर्दनाक चीखें तुरंत पूरे हॉल में गूंज उठी। वो जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। तभी हॉल के दूसरे छोर से एक रोबदार, गुस्से से भरी आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? एक खूबसूरत मिडिल एज लेडी, एक बुजुर्ग आदमी और कई सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बाहर आई। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि चारुलता थी। चारुलता जैसे ही बाहर आई, उसकी नजर कुणाल पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ी और बोली, कुणाल, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? चारुलता के पीछे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने भी भौहें सिकोड़ ली। वो जानना चाहता था कि जोशी फैमिली के होने वाले दामाद को छूने की हिम्मत किसने की थी। कुणाल ने पागलों की तरह चीखा, माँ, इस कमीने ने किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे जान से मरवा दें। चारुलता ने अनजाने में उस दिशा में देखा। रुद्रा को देखते ही उसके चेहरे पर पहले हैरानी उभरी, लेकिन तुरंत ही वो नफरत में बदल गई। वो जोर से बोली, तूने मेरे बेटे का हाथ तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अभी के अभी कुणाल से माफी मांग, वरना आज तू इस हॉल से बाहर नहीं जा पाएगा। रुद्रा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उसने लापरवाही से कहा, तुम मुझे धमका रही हो? तुम होती कौन हो? चारुलता समझ नहीं पाई कि क्या कहे। तभी पीछे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो तुम वही रुद्रा हो जिसने झा फैमिली की छोटी बेटी के साथ गलत किया था। चारुलता के चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी और उसने जल्दी से कहा, मैनेजर जोशी, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। मैं चाहती हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक मेहमान ने दूसरे के कान में फुसफुसाया, अरे, ये तो जोशी फैमिली के हेड मैनेजर चिन्मय जोशी हैं। सुना है ये एक असली मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरे ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये भी सुना है कि उन्होंने एक ही मुक्के में एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन को गिरा दिया था। इन लोगों की चर्चा सुनकर रुद्रा ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए लापरवाही से कहा, एक बूढ़े आदमी में इतनी जान? चिन्मय जोशी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मौत को दावत दे रहा है तू? उसने हाथ उठाकर एक मुक्का रुद्रा की छाती की ओर घुमाया। रुद्रा ने चिन्मय को रोकने के लिए अपना मुक्का उठाया। एक दबी हुई धम की टक्कर के साथ दोनों मुट्ठियां हवा में टकराईं। लेकिन अगले ही पल चिन्मय जोशी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। एक पल में पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अभी अभी उन्होंने सुना था कि चिन्मय जोशी काफी मजबूत है, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट था। रुद्रा ने उसे सिर्फ एक मुक्के में दूर फेंक दिया था। रुद्रा अब चारुलता और उसके बेटे की ओर बढ़ रहा था। चारुलता और कुणाल के चेहरे अचानक बदल गए। दोनों ने एक साथ कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा उन दोनों के पास आकर रुका और बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें बर्थडे की बधाई देने आया था। आज से मेरा तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने हाथ में रखा गिफ्ट का बॉक्स जमीन पर रख दिया और मुड़कर चला गया। दर्शकों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सब बस यही दुआ कर रहे थे कि कब वो पार्टी से चला जाए। लेकिन जैसे ही रुद्रा दरवाजे से बाहर निकलने वाला था कि अचानक उसके कदम रुक गए। रुद्रा दरवाजे पर अचानक क्यों रुक गया था? क्या उसे किसी ने पीछे से आवाज दी थी, या फिर हॉल के अंदर कोई और आ गया था? क्या रुद्रा चारुलता और कुणाल को इतनी आसानी से छोड़ देगा? सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।